अस्सलामु अलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही की आज मुलाकात होगी। मुनिस इलाही भी शरीक होंगे। मुलाकात में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर मुशावरत होगी। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, सैटरडे को कोर कमेटी का इजलास था जिसमें उस्मान बुज़दार ने भी शिरकत की थी। बीएनपी के साथ जो मामलात हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी थी और उस कमेटी को टास्क दिया था कि बीएनपी मैंगल को हर सूरत मनाया जाए, और उस कमेटी ने बीएनपी से मुलाकात भी की। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर पंजाब को ये कहा था कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात करें। स्पीकर पंजाब असेंबली से आज उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे, जिसमें जो मामलात हैं इत्तेहादियों के अब तक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर मशावरत होगी। इससे पहले तारिक बशीर चीमा भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर चुके हैं। जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनके सामने रखे गए थे, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात और जो उनके मुतालबात थे वो दूर नहीं हो सके। तो इन तमाम तर रंजिशों को ख़त्म करने के लिए और दूरियां ख़त्म करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने उस्मान बुज़दार को ये हिदायत की है कि काफ लीग के साथ मामलात को बेहतर बनाया जाए, और इसी सिलसिले में आज वज़ीर पंजाब स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात करेंगे। साथ साथ जो उनके रिजर्वेशन है, जो उनके मुतालबात हैं, उसके साथ साथ जो स्पीकर पंजाब असेंबली का रोल है पंजाब में, उस हवाले से भी उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में चौधरी मुनिस इलाही भी शरीक होंगे। जी ठीक है, अब्बास शब्बीर अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में मर्द कोरोना वायरस के निशाने पर। पंजाब के कुल केसेस में तकरीबन 67% मर्द कोरोना का शिकार हुए और पंजाब में कोरोना से होने वाली अमवात में से 71% मर्द हैं। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब में मर्द कोरोना वायरस के निशाने पर हैं और पंजाब के कुल केसेस में 45,000 से ज्यादा मर्द मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से जो 31% जो मर्द हैं उनकी कोरोना वायरस से अमवात हुई है, जबकि सूबे में 20,000 से ज्यादा खवातीन जो है वो अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। 29% खवातीन की कोरोना वायरस की वजह से अमवात हो चुकी हैं। मरने वाले जो कुल मर्द हैं उनमें 71% मर्द जो है वो कोरोना वायरस के साथ दीगर बीमारियों में भी लाहक थे, जबकि मरने वाली जो कुल खवातीन हैं उनमें 58% जो खवातीन हैं वो दीगर बीमारियों में लाहक थी। 51 से 60 साल की उम्र के 29% मर्द जो हैं वो मजीद दीगर बीमारियों का शिकार थे, जबकि 61 से 70 साल तक के जो मर्द हैं उनकी तादाद 26% है। 41 से 50 साल के जो अमवात जिन मर्दों की हुई है उनकी तादाद 16% है। 13% जो अमवात है वो 40 साल से कम उम्र अफराद की हुई है, जबकि 71 से 80 साल तक की जो अमवात हैं वो 13% हैं। इसी तरह 3% जो इंतकाल करने वाले मरीज हैं उनकी उम्र जो है वो 80 से जायद है। जी ठीक है, दानियाल उमर अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। लाहौर के सीवरेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक पूरे शहर में लाखों लोगों की टेस्टिंग करने से बेहतर है कि लॉकडाउन वाले इलाकों में सीवरेज के सैंपल्स के तज्जिए से फायदा उठाया जाए। 80% शहर के सीवरेज में कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है। वो प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। एडिड एडवांटेज ये है कि आप सीवरेज की क्वांटिटी देख लें, उसमें वायरस की कितनी आ रही हैं। आपको ये नादरा के डेटे से पता है कि उस सेक्टर में या सब सेक्टर में कितने अफराद रह रहे हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। तो आप उसकी पर कैपिटा यील्ड निकाल सकते हैं वायरस की कितनी आ रही है, और उसको बेस बना के आप आगे चल सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्स मुवस्सर कर सकते हैं। और हमने एक कट ऑफ वैल्यू ली कि 200 कॉपीज़ पर ml हैं सपोज़, तो हम इस वक्त अगर 200 कॉपीज़ हैं, हमने लॉकडाउन किया वो सेक्टर, हमने हफ्ते बाद देखा कि ट्रांसमिशन रुकी कि नहीं रुकी, तो वो अगर गिर के 100 कॉपीज़ पर ml आ जाती हैं तो दैट मीन्स वी आर विनिंग। अगर खुदा ना खास्ता वो 400 कॉपीज़ हो जाती हैं तो वी आर लूजिंग, द ट्रांसमिशन इज इंक्रीजिंग इन दैट सेक्टर। तो इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं कि हम तमाम गवर्नमेंट्स को ये सैंपल्स और इसके रिजल्ट शेयर करेंगे ताकि उनकी रिस्पॉन्स वो ऑप्टिमाइज कर सकें।
کچھ بات کرتے ہیں کے الیکٹرک کی، جس نے کراچی والوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، اور اس بار کے الیکٹرک نے فرنس آئل کی کمی کا بہانہ بنایا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دن کا سکون رہا نہ رات کا چین۔ کراچی میں کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا تو شہری پسینے سے شرابور ہو گئے۔ دن رات گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے کراچی کے باسی اذیت میں مبتلا ہیں۔ فیڈرل بی ایریا کے مکینوں نے تنگ آ کر رات گئے پاور ہاؤس پر کے الیکٹرک کے دفتر جا کر احتجاج کیا۔ شہری کہتے ہیں کورونا کے باعث قرنطینہ میں موجود افراد شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بیمار ہیں لوگ گھروں میں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سے گھر میں کون سا مریض روزانہ رات کو لائٹ بند کر دیتے، ان کا پتہ نہیں ہوتا کچھ۔ راتوں کو سو نہیں پاتے، اتنی گرمی ہے، گرمی میں کیسے سو جائیں؟ کوئی ریزن نہیں ہے، مقصد کال سینٹر کال کرو تو بولتے ہیں کہ ورکنگ چل رہی ہے۔ کسی بھی بی ایم ٹی پہ جا کے دیکھ لو، پورے علاقے کی کہیں پہ بھی کوئی ورکنگ نہیں چل رہی۔ غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ ایسٹ متاثر ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، پرانی سبزی منڈی، سفورہ گوٹ، گلشن جمال گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہے۔ یہی نہیں، صدر، لائنز ایریا، سولجر بازار میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ملیر اور کورنگی میں بھی کیبل فالٹس کے نام پر گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح کے الیکٹرک پھر ایک بہانہ لے آئی۔ ترجمان کا کہنا ہے فرنس آئل میں کمی کے باعث پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ کراچی میں بجلی کی بندش کا سلسلہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں 12 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں شاہ نواز علی سے، جو اس وقت لائنز ایریا میں موجود ہیں۔ جی شاہ نواز، بتائیے گا لائنز ایریا میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت لائنز ایریا میں موجود ہوں۔ یہاں کے مکین کیا کہتے ہیں، کیا سلسلہ ہے یہاں پر لائٹ جانے کا؟ 2 گھنٹے صبح ہوتی ہے، 2 گھنٹے شام کو ہوتی ہے۔ اتنا پریشان خواتین گھروں میں پسینے میں بری طرح ہوا حبس ہوتا ہے۔ ایک اور میرے ساتھ صاحب موجود ہیں، کیا کہیں گے لائٹ کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ بھائی دن بھر تو مزدوری کرو، جیسے گھر میں جا 2.5 گھنٹے یہاں پہ، اس کے باوجود بھی کوئی ان کا ٹائمنگ نہیں ہے۔ سمجھو، ایک تو کورونا سے گورنمنٹ بولتی ہے کہ گھروں میں چھپو، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ اب گھر میں آؤ تو لائٹ نہیں ہے، بل دیکھو تو آفت ہے ان کے۔ اب بتاؤ مزدور آدمی ان کا پورا کرے یا اپنا پورا کرے؟ کی جانب سے جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا، کہ الیکٹرک جو ہے کیبل فالٹ کے نام پر جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شہری خاصے پریشان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ان کے جو ہے مسئلہ حل کیا جائے۔ جی شاہ نواز علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ بند نہ کی تو سخت ایکشن کی طرف جا سکتے ہیں، وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ نے خبردار کر دیا۔ پروگرام نیا دن میں گفتگو کے دوران کہا کہ کے الیکٹرک کے خلاف بات کریں تو وفاقی وزیر کہتے ہیں وفاق کے معاملے پر سندھ حکومت کیسے ایکشن لے سکتی ہے۔ ہم کے الیکٹرک کے اس اقدام کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے انہیں کہا ہے، ہمارے جو انرجی کے منسٹر ہیں امتیاز شیخ صاحب، وہ ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں۔ کمشنر کراچی نے بھی ان سے بات کی ہے، اور اس معاملے میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں اور کسی بھی سخت قدم کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندے محمد عاطف سے۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کی مختلف علاقوں میں جو گرمی کی شدت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ گرمی جو ہے وہ سبی میں پڑ رہی ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نکنڈی میں 45، پنجگور میں 41 اور تربت میں 40، گوادر اور کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف جو ہے گرمی کی شدت تو دوسری جانب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں بھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت کوئٹہ میں جو اس وقت شیڈیول لوڈ شیڈنگ کا مختلف اوقات کار میں جو دورانیہ ہے وہ 6 گھنٹے ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت تقریباً جو یہ دورانیہ ہے وہ 10 سے 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے مختلف علاقوں میں، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ خاص طور پہ جو ہے پانی کے حصول میں جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ شہریوں کو کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے کیسکو حکام سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی
मोहम्मद आतिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, मारूफ ज़ाकिर, स्कॉलर, शायर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी हम में ना रहे। अल्लामा साहब कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा अमरोहा ग्राउंड अंचोली में अदा की जाएगी। तदफीन रिजविया सोसाइटी अल्लामा तालिब जौहरी लाइब्रेरी के अहाते में होगी। इस वक्त नमाज जनाजा की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, अपडेट कीजिए, कब तक नमाज जनाजा अदा की जाएगी? सबाहत मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन अंचोली में जो ग्राउंड है अमरोहा ग्राउंड यहाँ पर अदा की जाएगी। यहाँ पर तैयारियाँ तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत को देखते हुए यहाँ पर शामियाना भी लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ग्राउंड के अतराफ भारी नफरी मौजूद है पुलिस एहलकारों की। इसके अलावा रेंजर्स एहलकार भी जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि जो तदफीन का जो मुकाम है अल्लामा तालिब जौहरी का वो तब्दील कर दिया गया है। अब नमाज ज़ोहरैन के बाद जब उनकी नमाज जनाजा होगी उसके बाद तदफीन जो है वो न्यू रिजविया सोसाइटी में अल्लामा तालिब जौहरी के मदरसे और लाइब्रेरी के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। और तवक्का है कि उनके चाहने वालों की जो बड़ी तादाद है वो यकीनन नमाज जनाजा में शिरकत करेगी। उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला भी जो ग्राउंड है यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी ठीक है, सलमान अहमद अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर दिली अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अल्लामा तालिब जौहरी ने सोगवारान में 4 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। उनके हालात ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लामा तालिब जौहरी 1939 में भारतीय शहर पटना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वालिद मौलाना मुस्तफ़ा जौहरी से हासिल की। 1949 में वालिद के हमरा पाकिस्तान आए। 10 साल नजफ में आला दीनी तालीम हासिल की। अल्लामा तालिब जौहरी नजफ अशरफ से फारिगुल तहसील हुए। अल्लामा 1965 को कराची वापस आए। 5 साल जामिया इमामिया के प्रिंसिपल रहे और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद कराची में इस्लामियात के मुदर्रिस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। अल्लामा तालिब जौहरी बेहतरीन खतीब होने के साथ साथ बेहतरीन शायर भी थे। शायरी का आगाज 8 बरस की उम्र से किया। अब तक अल्लामा खासी तादाद में गज़लें, कसीदे, सलाम, नज़में और रुबाइयात कह चुके हैं। उनकी शायरी के मजमुओं में हरफ नमू, पस आफाक और शाखे सदा शामिल हैं। 1968 में अल्लामा ने वजूद बारी के उन्वान से पहला मरसिया कहा। उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान पर उबूर हासिल था। ज़िक्र मासूम, निज़ाम हयात इंसानी, खुलफाए असनाए अशर और अलामात ज़हूर मेहदी पर मुश्तमिल दीनी कुतुब और एहसनुल हदीस के नाम से कुरानी तफसीर लिखी। दीन और अदब के लिए उनकी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। जामिया बनोरिया लालमिया के मुहत में मुफ्ती नईम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए सलमान अहमद की ये रिपोर्ट। मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कराची में जामिया बनोरिया के बाहर मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में उलमाए कराम और सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा तुलबा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। कराची के आवाम जिस तरह उमड़ आई और लाखों हज़ारों की तादाद के अंदर जिस तरह तमाम के तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नमाज जनाजा के अंदर तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर शिरकत की है, उससे मुफ्ती नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौम पर एहसानात का पता चलता है। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान ने मदारिस के लिए मुफ्ती नईम की खिदमात का जिक्र किया। मुफ्ती साहब ने अपने मदरसे को सबके लिए खोला था और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी लोग आते थे और उनके मदरसे का जायज़ा लेते थे और उन्होंने एक सिंबल बनाया था कि देखो मदारिस में कोई दहशतगर्दी नहीं होती। ये और एक ख़राब तासुर है जो वेस्टर्न मीडिया पैदा करता है। मुफ्ती मोहम्मद नईम की तदफीन बनोरिया आलमिया कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में की गई है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी, मजहर सिद्दीकी और मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बानी मुत्तहदा के साथ रहने वाले मोहम्मद अनवर ने एमकेएम के लिए भारत से पैसे लेने का एतराफ़ कर लिया।
समा को तहलका खेज इंटरव्यू में बोले कि भारत से रवाबित पार्टी के हुक्म पर कायम किए, पैसे लेकर अपने पास नहीं रखता था। कराची में कत्लो खारत मैंने नहीं की, इसके जिम्मेदार आज भी कराची में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से पहले MKM पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं थी। ये ढकी छुपी बात तो है नहीं, वो तो पहले भी इसका इतराफ हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, मैं कोई पैसे तो नहीं रखता था ना। मैंने जो भी किया वो पार्टी के हुक्म पर किया। नदीम नुसरत साहब थे, उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया था। वो चाहते थे अकेले मिलना, लेकिन मैंने कह दिया कि भाई बगैर नदीम नुसरत साहब के मैं अकेले आपसे बात नहीं करूंगा, ना मिलूंगा। वही लीड करते थे, वो हमसे सीनियर थे ना, वो पाकिस्तान से आए थे। जब मुझे कनेक्ट कराया गया, पार्टी की पॉलिसी थी, पार्टी का हुक्म था, उसको डिफाई नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी वायलेंस या हड़ताल या जो कुछ कराची में होता था उसको एक्सिक्यूट कौन करता था? मैं जाके लंदन से करता था। नाम लेना तो जरूरी नहीं, सब वहीं तो मौजूद है। कौन रन कर रहा था MQM पाकिस्तान में, कराची में, हैदराबाद में? कौन कर रहा था? मैं। 2012 से पहले भी MQM एंटी पाकिस्तान नहीं थी, उसके बाद ये सारी चीजें डेवलप हुई। मैं तो उस वक्त भी कहता था सियासत से जीता नहीं जा सकता, हर चीज मुझ पर ला दी। मोहम्मद अनवर दहशतगर्द, बाकी सब लोग मासूम और पारसा है। क्या मैं कराची जाके ये सारी चीजें कर रहा था? और सब लोग अपनी ड्राई क्लीनिंग करा रहे थे। मैं कल भी पाकिस्तान का खैरख्वाह था और आज भी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और हमेशा रहेगा। जो कुछ मैंने किया मेरा अपना एजेंडा नहीं था, मुहाजिर कॉज से जरूर था और आज भी है। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इमरान फारूक के कत्ल में बानी MKM के मुलव्विस होने की तस्दीक के बाद MKM पाकिस्तान के रहनुमा खामोश रहे। MKM के किसी रहनुमा ने मजम्मत तक नहीं की। साबित हो गया कि MKM पाकिस्तान का बानी MKM से पसे पर्दा राब्ता है। मैं इसी इंतजार में था 3 दिनों से कि अब तो ये MKM पाकिस्तान वाले कहेंगे इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने, हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। लेकिन नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि पीछे से भाई को ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी पार्टी बचा ली है। देखो ये 3 फैक्टर हैं। MKM पाकिस्तान बनाकर अल्ताफ हुसैन को जिंदा किया गया, रीबर्थ हुई है उसकी। PTI को ये शहर देकर अल्ताफ हुसैन को जिंदा किया गया कि महरूमिया वो इतने नाअहल हैं कि उनके हल्के के लोग नहीं जानते। और तीसरा फैक्टर कि इस सूबे में कराची से तासुब और शहरी इलाकों से तासुब रखने वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस पीपल्स पार्टी की तासुब ज़दा गवर्नमेंट ने, जिसने इस कराची, हैदराबाद और अर्बन सेक्टर को लूट लिया है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्ताफ हुसैन के दोबारा मिलिटेंटली जिंदा होने का मकसद क्या है कि वो कोई अवामी मजमा नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको एक काम आता है, बंदे मारना। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। आज एविएशन डिवीजन को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होने वाली गुफ्तगू, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और बैली लैंडिंग की CCTV फुटेज शामिल हैं। आपको बताएं कि 19 मई को कराची की मॉडल कॉलोनी में तैयारा गिरने से 97 अफराद शहीद हुए थे। 3 माह तक बंदिश का शिकार ट्रैवल इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात से दो चार है। स्टेट बैंक की स्कीम में ट्रैवल एजेंट्स को कोई कर्ज नहीं मिला। समा के नुमाइंदे अशरफ खान ने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन नईम शरीफ से गुफ्तगू की है, उनसे मजीद जानते हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिए, क्या कहना था उनका? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने 3 महीने के बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है, लेकिन इसके जो इस 3 महीने में जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के ऊपर क्या असरात हुए, ये जो सनत है इस पर कितने नुकसानात हुए, इसके बारे में मालूम करते हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन नईम शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1800 से 2000 के करीब याटा एजेंट हैं, बाकी नॉन याटा भी तकरीबन 2000 के करीब होंगे। तकरीबन एयरलाइनों की तरफ जो पैसे थे वो 2 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों का रिफ़ंड था, 2 अरब से ज़्यादा रिफ़ंड, जो अभी तक उसमें से बाज़ एयरलाइनें हैं वो तो रिफ़ंड प्रोसेस करने को तैयार ही नहीं है। उम्रे का एक बहुत बड़ा बिज़नेस उम्रा था जो तकरीबन साल के 16 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से तकरीबन सफ़र करते थे, वो तकरीबन फरवरी में जाके जो बंद हुआ है तो उसकी वजह से लाखों लोग नहीं जा सके और
उसकी वजह से हमारे ट्रेड में एक जो बिज़नेस का एक था जो रेल बिल वो ख़त्म हुई। जी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 3 माह बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया है खुशाइंद है, लेकिन इसके साथ इस सनत को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करना होंगे। अशरफ खान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मजीद आपको बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इलाका मकीन कहते हैं बाजार और कामकाज बंद होने से बहुत मुश्किल में है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए सदाकत अली की। पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैलने का खदशा अरूज पर। अवाम को मोजी वायरस से बचाने के लिए तब्दीली सरकार की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी। रावलपिंडी में सादिकाबाद, खुरम कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, ढोक काला खान और ढोक कश्मीरिया समेत दीगर इलाके सील। अशिया खुर्दनोश की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स के अलावा कुछ भी खुला नहीं। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए जगह जगह पुलिस के नाके। शहरी कहते हैं रोजगार बंद होने से नौबत फाकों तक पहुंच गई। दुकानदार, रेहड़ी बान, ज़हनी मरीज बन चुके हैं घरों में और फाका कशी की सूरत हाल है घरों में उनके। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में चंद हजार की हुकूमती इमदाद से घर भर के अखराजात भला कब पूरे होते हैं। ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना ही कोई मजदूरी कर सकते हैं, ना ही बच्चों का पेट पाल सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन में नरमी पैदा भी करे, साथ गरीब लोगों और सफेदपोश लोगों का ख्याल रखे। गवर्नमेंट ने 12-12 हज़ार रुपये दिए। अब जिस घर में एक आदमी किराएदार है 15,000 रुपये किराया देता है, वो बच्चों के लिए करेगा या मकान का किराया देगा। कोरोना से बचाव का वाहिद तरीका है एहतियात, लेकिन मुआशी तौर पर कमजोर शहरियों की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी भी है। कोरोना वबा के फैलाव का खतरा। सियालकोट में अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर जेल भेजा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अहमद। शहरी मास्क पहने या फिर जेल जाएं, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन में खबरदार कर दिया। नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज से हमने मास्क ना पहनने वाले शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और अभी तक 1691 लोगों को जो है वो जुर्माना किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट और पुलिस मास्क से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात भी करनी पड़ेगी, प्यार से नहीं तो फिर डंडे से। मास्क पहनना अच्छा अमल है, इससे हम खुद महफूज रहेंगे, साथ दूसरे भी रहेंगे। सियालकोट इंतजामिया ने नोटिफिकेशन से पहले 4 रोज आगाही मुहिम चलाई थी और लोगों में मास्क भी बांटे थे। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। कराची में गंदे पानी का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। न्यू कराची के मकीन भी इसी अजियत से दो चार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त सेक्टर 5D में मौजूद हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या कहना है यहाँ के मकीनों का? या मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5D में, जो इस वक्त ज़िला बस्ती में और ख़ासतौर पर न्यू कराची का सबसे गंदा इलाका बन चुका है। और उसकी वजह यह है, कैमरामैन कासिम रईस साहब को दिखाएंगे, गटर का पानी गुज़िश्ता कई माह से यहाँ पे जमा है मुख्तलिफ गलियों में, जिसकी वजह से आम रिहायशियों के साथ साथ नमाजियों को, ज़ईफ़ अफराद को, ख़वातीन को और बच्चों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। यहाँ पर बिलाल मस्जिद के नमाजी आते हैं, उनमें से कई नमाजी फजर के औकात में यहाँ पे गिरे भी हैं, उनके कपड़े भी ख़राब हुए, उन्हें चोटें भी लगी हैं। इलाके के लोगों का कहना यह है कि उन्होंने अपने बल्दियाती ज़िम्मेदारों को, अरकान असम्बली को, सबको शिकायतें दर्ज करा दी, वाटर बोर्ड में भी कंप्लेन कर दी, लेकिन अब तक उनका यह मसला हल नहीं हो सका। और उनका यह कहना है कि जिनको उन्होंने वोट दिया वो अब उनकी मदद को नहीं आ रहा है। दरख्वास्तें दी हुई हैं, दरख्वास्तें भी लोगों ने हमें दिखाई हैं। ख़वातीन का ये कहना कि इस मसले को हल किया जाए। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। कराची में 17 साला तनवीर से वीडियो बनाने के दौरान चैम्बर में फंसी गोली चल गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साथ साबरी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर सिकंदर कोट के रिहायशी 17 साला तनवीर का टिकटॉक बनाने का शौक जुनून की हद तक बढ़ गया। तनवीर आज शाम छुप छुपा कर अपने वालिद का असलहा ले गया और वीडियो बनाने लगा। चाचा की यहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसकी ठीक किया, फिर ऊपर चढ़ गया, बच्चों को पता नहीं कपड़े में लपेट कर पिस्तौल ले गया ऊपर, उनके बाप का था। ऊपर वहाँ वीडियो बनाते हुए जो है ना, कोई वीडियो उनकी फ़ोटो भी आई हुई है वहाँ पे मेरे नेट के ऊपर, कभी इधर रख रहे कभी इधर रख रहे, वो फायर किया। मगर उस दौरान चैम्बर में फंसी गोली चल गई। छोटे भाई ने जाकर देखा तो तनवीर खून में लथपथ तड़प रहा था। गुज़िश्ता रोज ही तनवीर पंजाब से वापस आया था।
ये यहाँ खुश ही था, पता नहीं रात को इधर उधर घूमता रहा, मकसद दोस्तों के साथ मिला, 2 महीने बाद पंजाब से आया था। पुलिस का कहना था तनवीर के वालिद का असलहा लाइसेंस याफ्ता था। पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ साद साबरी, समा, कराची। लाहौर में एक जालिम बेटे ने बूढ़े बाप को सर में ईंटें मार मार कर कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़े की तफसील रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। फादर्स डे पर जुल्म की इंतहा, नाखलफ बेटे ने बूढ़े बाप को मौत के घाट उतार दिया। वाकया पेश आया लोरमाल के इलाके बंद रोड पर। 60 साला मोहम्मद अली कोरोना वबा के बायस बेरोजगार हुआ तो भीख मांगना शुरू कर दी, जिसका उसके बेटे को रंज था। जैसे गोदाम ते काम करते, फिर कोरोना आ गया, फिर मंगन लग पाया। मेरा बेटा मना करता सी ते नहीं मना होया, असी बड़ा मना किया, सानू नहीं पता चलिया, असी बाहर पए सी। मोहम्मद अली का रात को भी 16 साला बेटे रियाज से इसी बात पर झगड़ा हुआ। सुबह सोते में रियाज ने बाप को सर पर ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम रियाज को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह इस वक्त असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हॉस्पिटल्स को भी हमने अपग्रेड किया। अब वो कह रहे थे कि वो जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा है वो उसका देखने आए हैं कि उन्होंने क्या कहा था। आप सबके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा था कि दिल के अमराज के जो यूनिट बनाए गए हैं पूरी सिंध में, NICVD और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने बात की थी SIUT की, कि जो कराची में, सक्खर में और दीगर डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटी है। उन्होंने बात की थी गम्बट की, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है और इसके अलावा दीगर अमराज का इलाज भी होता है। उन्होंने बात की थी साइबर नाइफ की। उन्होंने बात की थी कैंसर के हॉस्पिटल की जो अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं, और उसमें और शौकत खानम हॉस्पिटल में एक फ़र्क है कि यहाँ पे किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता और उसका बिल्कुल मुफ्त जो है वो इलाज किया जाता है। जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें और दीगर को छोड़ दें, वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी बेहतरी की ज़रूरत है। इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी हिदायत पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस दफ़ा जो बजट हमने पेश किया उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई, और जितनी नई स्कीम्स ली गई हैं उसमें मोस्टली जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, ताकि उसको बेहतर किया जाए। मैं आज भी इस बात पे जो हमारे चेयरमैन ने कही, मैं दावा भी करता हूँ, दावत देता हूँ कि आकर आप देखें, NICVD देखें, गम्बट हॉस्पिटल आकर देखें, SIUT के यूनिट देखें, साइबर नाइफ के साथ जहाँ इलाज हो रहा है वो देखें। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह आकर और कोई एक चीज़ को पॉइंट आउट करना और फिर वो एक पूरा प्रोग्राम उस पर शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश भी करूँगा, जो हमारे चैनल्स हैं आपको सब देखते हैं, आपकी बात पर एतबार करते हैं, आप इस तरह की जो फजूल बातें हैं जिसमें सच्चाई ना हो और झूठ का अंसर ज़्यादा हो, उनको कम दिखाएं तो ज़्यादा बेहतरी होगी। यही आपसे आज रिक्वेस्ट करनी थी। डॉक्टर जो गिल है जी, ये किस फरमाइश पे सिंध में आया था और ये चाहता क्या है? ये तो आप उनसे ही पूछें। ये बहुत सारे इस तरह के हैं जो फितना, फसाद, फितूर, शोशे और इस तरह के झूठ जो बोलते हैं वो बड़ी ढिठाई से बोलते हैं, और एक माथे पे शिकन तक इनके नहीं आती। और ये वतीरा है PTI का शुरू से कि वो इस तरह के झूठ बोल के उन्होंने देखें पूरी आवाम को मामू बनाया और हुकूमत बना ली। अब जिस बात की वो पहले नफ़ी करते थे, उन सब चीज़ों को अब वो खुद ही कर रहे हैं। जो बातें ये दूसरों पे एतराज़ कर रहे थे, इनको पीपल्स पार्टी पे जो एतराज़ करते थे, PMLN पे जो एतराज़ करते थे, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो एतराज़ करते थे, अब तो वो इसमें पेश हैं। ये आजकल जो 18वीं तरमीम NFC की बात करते हैं, आप सबके रिकॉर्ड में होगा कि जब PTI की हुकूमत सिर्फ KP में थी
तब तो आपको बताएं कि वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह इस वक्त असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करें, जिसमें उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो ने बात की थी NICVD की, गम्बट हॉस्पिटल की, साइबर नाइफ की, कैंसर के अस्पताल की। मैं आज भी दावत देता हूं कि आप लोग आकर ये हॉस्पिटल्स देखें। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट आज लिए जा रहे हैं। मिसबाउल हक, अजहर अली और बाबर आजम का कोरोना टेस्ट लाहौर में होगा। टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। आबिद अली, मामूल हक समेत 8 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट लाहौर में लिए जा रहे हैं। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, उस्मान चनवारी और यासिर शाह का टेस्ट पेशावर में होगा। नौजवान बैट्समैन हैदर अली समेत 4 खिलाड़ी रावलपिंडी में टेस्ट कराएंगे। सरफराज अहमद, असद शफीक, फवाद आलम समेत 6 खिलाड़ियों और बैटिंग कोच यूनुस खान के कोविड-19 टेस्ट कराची ले लिए गए हैं। दूसरी बार कोरोना टेस्टिंग 25 जून को होगी। और अभी आपको बताएं कि बल्गारिया के टेनिस स्टार ग्रिगोर दिमित्रिएव कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ग्रिगोर दिमित्रिएव का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुंतज़मीन ने एड्रिया टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मनसूख कर दिया। इवेंट में जोकोविच समेत मुतादिद टेनिस प्लेयर शरीक थे। बल्गारियन टेस्ट प्लेयर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्होंने मोनाको में कोरोना टेस्ट कराया, जो मुस्बत आया। उन्होंने मशवरा दिया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो भी अफराद उनसे राब्ते में रहे वो अपना टेस्ट करवा लें और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हादसे का शिकार होने वाली PIA के तैयारे से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर को पेश कर दी गई। वज़ीर हवाबाजी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। इसकी मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिए इस रिपोर्ट के हवाले से। बदकिस्मत तैयारा जो हादसा था उसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को पेश कर दिए। AIB की तहकीकाती के जो सरबराह हैं कि जाने से अब तक होने वाली तमाम शवाहिद की रिपोर्ट इसमें शामिल की गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कप्तान का ड्यूटी रोस्टर, ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली गुफ्तगू सब शामिल है इसमें। और कराची एयरपोर्ट तैयारी की पहली लैंडिंग की जो CCTV फुटेज है वो भी रिपोर्ट में हिस्सा बनाया हुआ है। सिविल एविएशन के सरबराह ने वफाकी वजीर को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है और यहाँ पे ये भी बताया गया कि हादसे की वजूहात और मुबीना जिम्मेदारों के तयन में भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। वफाकी वजीर हवाबाजी की जानिब से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद किसी भी तैयार हादसे की रिपोर्ट कौमी असम्बली में मंजर आम पर लाई जाएगी। ठीक है अशरफ खान, अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। रंगीन फानूस घरों की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत अहम है। पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत के बावजूद मुल्की सतह पर तैयारी ना होने के बराबर है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सिद्रा गयास। जलती बुझती लाइट्स के साथ जगमगाते फानूस, दिलकश डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत इम्तजाज जो घरों को चार चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान में फानूस का इस्तेमाल कई बरस से है। फानूस तुर्की और ईरान से दरामद किए जाते हैं, लेकिन अब चीन के बने फानूस को तरजीह दी जाती है। लाहौर की मार्केट में हर तरह के फानूस दस्तयाब हैं, जबकि खरीदार इन्हें घरों के मेकअप का हिस्सा समझते हैं। तो इस वक्त चाइनीज ही आ रहा ज्यादा था, लेकिन जो है ना पहले टर्किश, इटालियन, स्पेनिश वगैरह सारी की सारी आती थी, लेकिन इस वक्त जो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ती है। शैंडियर लगाना या वॉल ब्रेकर या हैंगिंग लगानी है वो चाइना वाले ही लगाएंगे। पाकिस्तान में तो ऐसी सिवा घेर लाइट के सिवा कुछ भी नहीं बनता। क्रिस्टल, रॉड आयरन और SMD की तर्ज पर बने खूबसूरत फानूस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि फानूस और शेंगलेट्स की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ इसकी डिमांड में इजाफा होगा, बल्कि ये कम कीमत में भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।